अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो हमने अब डिस्कस करने हैं। जैसे लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी तरह इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं। इन कैलकुलस मैनी analytical methods are available for finding the integrals of simple and complicated functions, and you may have already learned how to integrate a function by analytical methods. कैलकुलस में हमने बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स पढ़े हैं। एनालिटिकल मतलब जो वो मेथड जो हमें डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर देते हैं। मेथड फॉर फाइंडिंग द इंटेग्रल ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, हमने सिंपल फंक्शंस के लिए भी और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए भी इंटीग्रेशन के मेथड्स पढ़े हैं। जैसे एक हमारे पास होता है जब 2 फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट हो रहा होता है, तो हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेटेड साइन फंक्शन इंटीग्रेटेड जो होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये जो हमारे पास एक मेथड होता है बाय पार्ट्स वाला। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पढ़े हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो हमने बहुत सारे सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सॉल्व करने के एनालिटिकल मेथड्स को पढ़ लिए। We shall establish certain formula for integration in this chapter, which will help in integrating a variety of problems which involve integral, elliptic integrals, which cannot be solved by analytical techniques, or even if they can, they are more easily done by numerical methods. इस चैप्टर में हम वो सारे मेथड्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देंगे इंटीग्रेशन का। और ये हम इसलिए पढ़ें क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि या तो उनको सॉल्व करने का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं अवेलेबल होता, या फिर वो अगर अवेलेबल भी हो तो इतना मुश्किल होता है कि उनको सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए हमने न्यूमेरिकल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, जैसे हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़े। Sometimes the value for the function to be integrated are given in the tabular form where analytical methods cannot be directly employed. हमने जब फंक्शन के ग्राफ बनाए थे तो हम उस ग्राफ्स के लिए एक टेबल बनाते हैं, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और y के जो रिजल्ट हैं वो निकालते जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से देते जाते हैं और y की वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में निकलती जाती है टेबल वाली फॉर्म में। x एंड y, फॉर एग्जाम्पल x 0 है और y 2 है, y का रिजल्ट 2 आता है। x 1 है तो y का रिजल्ट 4 आ गया, 3 है तो 6 आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल वाली फॉर्म में डाटा फंक्शन का जो वैल्यूज़ है उन्होंने टेबल वाली फॉर्म में दी हुई, फंक्शन नहीं गिवन। तो हमारे लिए एनालिटिकल मेथड्स उसको तो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमने इंटीग्रेशन की टेक्निक्स पढ़ी हैं वो सारे फंक्शन के लिए पढ़ी हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ के लिए नहीं पढ़ी है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाए तो हम उस पर डायरेक्ट जो हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल मेथड्स आगे उन्होंने बताया हुआ कि न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करना नेसेसरी कब हो जाता है। न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ function integration of function from a to b are necessary in the number of situation, namely numerical methods जो होते हैं इंटीग्रेशन के वो हम जो हमें पास फॉलोइंग 3 सिचुएशंस दी हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन द फंक्शन f कैनॉट बी इंटीग्रेटेड एनालिटिकल, जब हमारे पास फंक्शन इस तरह हो जो एनालिटिकली सॉल्व ना हो सके, जो हमने मेथड अब तक इंटीग्रेशन के पढ़े हैं, जैसे बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, बाय पार्ट्स हो गया, या कोई फार्मूलाज जो है इंटीग्रेशन के, अगर उनसे वो एनालिटिकली इंटीग्रेट नहीं हो सकता तब हम न्यूमेरिकल मेथड लगाते हैं। सेकेंड हमारे पास केस क्या जाती है, वेरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉम फॉर x इज इक्वल टू a x इज इक्वल टू b इज टू टाइम कंज्यूमिंग, यानी हमने इंटीग्रेशन तो निकाली फंक्शन की, लेकिन वो जो इंटीग्रेशन निकली वो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था कि जब हम उसमें लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर निकलता है उसको निकालने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तब भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ कर लेते हैं। थर्ड जो है, व्हेन द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय
टेबल्स ऑफ वैल्यूज़, यानी जैसे मैंने ऊपर बताया कि हमारे पास फंक्शन नहीं दिया हुआ बल्कि टेबल दिया हुआ उसी फंक्शन से बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, ये अगर हम देख लें, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, यहाँ पे अगर 8 आ जाए, इसको 8 कर देते हैं और ये 2x प्लस 2 कर देते हैं। तो आप ये देखिए x की जगह 0 पुट करें तो 2 आ गया, 1 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट किया तो 8 आ गया। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन है। या अगर हम देखें तो उसको x टू रेज पावर फॉर्म n भी लिख, मतलब 2 टू रेज पावर x भी लिख सकते हैं, वो फिर बना जाता है। आपने 2x प्लस 2 ही फंक्शन ये डिफाइन होगा, 0 से लेकर 2, 1 पे आपके पास 4 आ जाएगा, 3 टू रेज पावर 8 आ जाएगा। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब सवाल में हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ बल्कि हमें ये टेबल दिया हुआ है, तो फिर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही वाला उन्होंने जो थर्ड पॉइंट है वही यही बताया हुआ है कि जब फंक्शन ना दिया हुआ बल्कि फंक्शन की जगह उस फंक्शन की वैल्यूज पुट, फंक्शन में वैल्यूज पुट करने से जो टेबल बनता है वो टेबल आपको गिवन हो, तब भी हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमें एनालिटिकल मेथड है उसमें फॉर्मूलाज हैं या जो भी मेथड है उसमें फंक्शंस यूज़ हुए हैं। अगर फंक्शन नहीं दिए हुए तो फिर हम उस पर न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करेंगे जब हमारे पास टेबल्स ऑफ वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड है सॉल्व करने का वो है रेक्टेंगुलर रूल। रेक्टेंगुलर रूल, अच्छा, जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास क्या शो कर रही होती है? इंटीग्रेशन जो होती है वो हमें एरिया अंडर द कर्व यूज़ कर रही थी। कैलकुलस की में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन वाला, वहाँ पर आपने जो फाइंड आउट करना होता है एरिया अंडर द कर्व, वो हमारे पास इंटीग्रेशन में ही फाइंड आउट करना होता है। तो जो इंटीग्रेशन होती है वो हम एरिया अंडर द कर्व दे रही होती है। तो ये भी चीज़ जो हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो हम यही वाले चीज़, ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जो इंटीग्रेशन होती है वो हम एरिया अंडर द कर्व देती है, वही वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम ये न्यूमेरिकल मेथड्स को ड्राइव करेंगे। कंसीडर द इंटीग्रल ऑफ ए एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी फॉर ईच टेबुलर पॉइंट पी से एक्स, कोई भी हमारे पास एक्स है, x1 x2 जो भी पॉइंट है, से p पॉइंट उन्होंने कह दिया कि कोई भी पॉइंट है p फॉर ईच टेबुलर पॉइंट p, हर पॉइंट को उन्होंने p कह दिया। रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन फिगर। जैसे आपके पास है x1 x2 x3 और x4, इससे एक रेक्टेंगल बनी हुई है। नेक्स्ट है x4 x5 x6 एंड x7, इससे रेक्टेंगुलर बनी शेप बनी हुई है रेक्टेंगुलर। इज टेकन एज रिक्वायर्ड एरिया। अब इन जो रेक्टेंगल्स बनेंगे ना इन पॉइंट से, तो उसको हम क्या कह देंगे? रिक्वायर्ड एरिया की जो हमारे पास सम ऑफ रेक्टेंगल्स जो होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया को शो कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इस कर्व को शो कर रही है। ये जो हमारे पास कर्व बनी हुई है ये एफ ऑफ एक्स है। जो पॉइंट्स है हमारे पास ए टू बी, हमने ले लिया ए से लेके बी तक के दरमियान, ए से बी तक जो हमारे पास कर्व बनेगी, उस कर्व के अंडर जो सारा एरिया होगा वो एरिया जो होगा वो हमें इस इंटीग्रेशन से मिल रहा होगा। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन के इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो एक्चुअली हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन वाली जो दे रही है, ये जो हमारे पास जो टर्म दी हुई है या जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ वो हमें क्या दे रहा है? वो हमें दे रहा है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो हमारे पास कर्व बन रही है फंक्शन की, उसके अंडर जो एरिया है, यानी ये वाला जो सारा एरिया है इस कर्व के अंडर, ये सारा एरिया है वो हमें इस इंटीग्रल से मिलता है। अब इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए बाय न्यूमेरिकली उन्होंने क्या किया, इस पूरे कर्व के अंडर जो एरिया था उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि रेक्टेंगल हमारे पास इस पॉइंट पे तो नहीं बन सकता ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच कर दो तो वो रेक्टेंगल नहीं लेगा। रेक्टेंगल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट आपके पास ये वाला कर्व वाला है। क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है तो आप x2 से यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो तो ये वाला जो पार्ट है वो कर्व के एरिया में आता है, लेकिन वो रेक्टेंगल से निकल जाएगा, तो ये कम हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, हमें भी इक्वल बैलेंस ना हो सके लेकिन थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए यहाँ से, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में ये वाला एरिया नहीं आ रहा, तो इसको
कम करने की बजाय ये वाला पार्ट या तो हम यहाँ तक भी ले सकते थे, तब भी रेक्टेंगल बन जाता, लेकिन ये रेक्टेंगल ऐसे नहीं लिया बल्कि ऊपर ले लिया यहाँ तक। तो यहाँ जो एरिया मिसिंग हुआ था वो कर्व के ऊपर थोड़ा बैलेंस हो गया। मे बी ये एरिया ज़्यादा हो, मतलब हमने कम, यहाँ से ज़्यादा एरिया मिस हो रहा हो और यहाँ कम एरिया ऐड हो रहा, तो वो बिल्कुल बराबर ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत वो उसको कवर कर लेता है। अब हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बन गए। यहाँ से हमने थोड़ा सा कम किया क्योंकि रेक्टेंगल शेप बनानी थी, तो ये हमने छोड़ दिया था। और रेक्टेंगल बनाने के लिए क्योंकि यहाँ से हमने कुछ एरिया कम किया था, तो उसको ऊपर पूरा रेक्टेंगल ऊपर वाले पार्ट नहीं बन रहा था, तो वो पार्ट पे हमने रेक्टेंगुलर पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे जो एरिया कम हुआ था उसका थोड़ा सा बैलेंस कर लिया उसको। You have noticed that a certain amount of computation was effected in this calculation by including the parts like A and excluding the parts like B in order to calculate the area of the curve formed by y is equal to f of x from x is equal to A to x is equal to B। वो यही कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एरिया अंडर द कर्व उस पूरे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने रेक्टेंगल्स बनाया, और रेक्टेंगल बनाने में हमने ये जो ए वाला पार्ट था, ये जो पार्ट है उसको कह रहे हैं वो ए पार्ट को हमने इंक्लूड किया है, हालांकि वो कर्व के अंडर नहीं था, वो कर्व से बाहर था। और जो बी पार्ट था उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड करने के लिए क्योंकि वो कर्व के अंडर था तो हमारे एरिया अंडर द कर्व आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने उसको एक्सक्लूड किया क्योंकि वो रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं आ रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब हम ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो एरिया अंडर द कर्व है वो इफेक्ट होगा। अब जब वो इफेक्ट होगा तो इस क्योंकि एरिया अंडर द कर्व यही चीज़ है, ये एक्सप्रेशन ही एरिया अंडर द कर्व है, तो हमारे पास रिजल्ट भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल मेथड यही होता है कि वो आसान तो होते हैं, फॉर्मूलाज जो होते हैं उनके वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। तो जब हम ये निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो थोड़े से इफेक्ट ज़रूर होंगे। therefore the answer would differ from the exact value। वही बात है, from a to b इंटीग्रल ऑफ f of x is equal to area of x1 x2 x3 x4, यानी जो x1 और से x4 तक जो फिगर बन रही है यूज़ कर x1 x2 x3 और x4 से, प्लस x4 x5 x6 और x7, इससे जो हमारे पास फिगर बन रही है उन दोनों के एरियाज़ को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगी। और वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। और एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं होगा कि यहाँ से हम एक्सक्लूड करें और इस वाले पार्ट को इंक्लूड करें, जो एरिया अंडर द कर्व नहीं है उसको इंक्लूड किया और जो है उसको एक्सक्लूड किया, इसलिए वो थोड़ा सा आंसर डिफर होंगे। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसको हम एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में देख लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो हमने देखनी है। अब ये आपके पास क्या है, फंक्शन जो आपके पास है ए से लेके बी तक, यानी हमारे पास जो डिफरेंस है वो सारे जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब यहाँ से लेके हम जब नेक्स्ट पॉइंट जितने भी ले रहे हैं वो हम बराबर बराबर ले रहे हैं। तो ये जो फासला है वो एच यहाँ पर भी है और एच यहाँ पर भी है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस जो है बराबर हैं तो उनको कोई भी नेम दे सकते हैं। हम एच ले इसको नेम रख लेते हैं कि जितना डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि तो ये भी एच है और ये भी एच है। ये सेम क्यों है, क्योंकि जो x4 है वो मिड पॉइंट है ए बी का, यानी ए और बी जो हमारे पास जिन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अंडर द कर्व एरिया हमने फाइंड आउट करना है, उन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं x4, ताकि हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बन जाए। ये पॉइंट हमने इसलिए निकाला ताकि हमारे पास 2 बराबर विड्थ वाली जो है वो रेक्टेंगल्स बन जाए। तो ये x4 जो था वो x4 पॉइंट कैसे निकला हमारे पास, c जो है वो है हमारे पास ये c जिसको x4 कह रहे हैं, x1 हमारे पास a के इक्वल है, x7 जो लास्ट वाला पॉइंट है वो b के इक्वल है। तो ये x4 जो पॉइंट है वो c है, यानी a प्लस b दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो उनका मिड पॉइंट निकाल लिया। तो ये भी h के इक्वल है और ये भी h के इक्वल है। तो अगर आप देखो तो ये फर्स्ट वाली रेक्टेंगल की विड्थ भी h है और सेकंड वाले रेक्टेंगल की विड्थ भी h है, क्योंकि ये जो हमने एरिया फाइंड आउट करना है x1 x2 x3 x4, इससे एक रेक्टेंगल बन रहा है, इससे एक रेक्टेंगल बन रहा है। और जो सेकंड वाला है इससे भी हमारे पास रेक्टेंगल ही बन रहा है। ये x5 x6 x7 और x8 जो है ये भी एक रेक्टेंगल ही बना रहा है।
तो इन दोनों रेक्टेंगल्स का हमने जो एरिया निकालना है, तो एरिया में दोनों एक रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो हमारे पास h के इक्वल है। यहाँ पर भी आपके पास h नज़र आ रहा है आपको। विड्थ जो है यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो या विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ तो एक ही बात होती है। तो विड्थ जो है वो दोनों में हमारे पास h ही है। अब लेंथ किसके इक्वल है? लेंथ हमारे पास है ये, फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की लेंथ है ये हमारे पास, ये लेंथ है, और सेकंड वाले रेक्टेंगल की लेंथ ये हमारे पास है x4 से x5 तक, और फर्स्ट वाले की x1 से x2 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हो ये x4 से लेके x3 तक और x7 से लेके x6 तक। तो लेकिन पहला पॉइंट हमारे पास a है, तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लाइंस हमारे पास हैं उन्हीं से हम कर रहे थे, वो ज़्यादा सिंपल और इजी समझना हो जाएगा। इसलिए a पॉइंट हमारे पास, ये a पॉइंट पर जो लेंथ ड्रॉ हो रही है वो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल की है, और जो c पॉइंट पर ड्रॉ हो रही है वो हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल की है। लेकिन जो विड्थ है, जो लेंथ है वो a नहीं है, a वाला जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, विड्थ जो लेंथ है वो हमारे पास y एक्सिस पर आएगी, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये जो है लेंथ, ये है हमारे पास लेंथ, और जो y एक्सिस होता है वो y होता है हमारे पास f(x) के इक्वल। जिस पॉइंट पर हमने वो लेंथ फाइंड आउट करनी है x वाला, वो x पॉइंट जो है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल। यानी a पॉइंट पर हमने वो लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इस x की जगह ये वाला जो पूरी लाइन है वो x के पॉइंट है, यानी a पॉइंट भी x पॉइंट है, x का पॉइंट है, जो c पॉइंट है वो भी x का पॉइंट है, जो b पॉइंट है वो भी x का पॉइंट है, यानी x1 x4 x7 ये सारे x पॉइंट्स हैं। तो अगर हम x1 पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं तो x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? f(a), यानी ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपके पास f(a) के इक्वल है। तो पहले वाले रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो h है और लेंथ जो है वो f(a) है। तो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल आ गया विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। सेकंड वाला रेक्टेंगल अगर आप देखो तो ये पॉइंट कौन सा है जिस पर वो फाइंड आउट हो रहा है? c पॉइंट है, यानी x4 जो पॉइंट है वो c पॉइंट ही है। तो अगर हम c वाली फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है ये वाला, यानी पॉइंट c। अब y इज इक्वल टू f(x) में हम क्या कर देंगे? यहाँ तक जो उसकी चेंज कर देते हैं, o पॉइंट से यहाँ तक वाला जो लेंथ है वो हमारे पास है f(a), ये लेंथ, और ये यहाँ तक जो लेंथ है वो है f(c). यानी यहाँ स्टार्ट से लेके ये पॉइंट जो हमारे पास c वाला पॉइंट है ये f(c) है, और ये वाली जो लेंथ है वो f(a) है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल की विड्थ h है और लेंथ जो है f(a) है, तो h मल्टीप्लाई f(a) आ जाएगा। सेकंड रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो भी h है, लेंथ लेकिन f(c) है। तो ये दोनों रेक्टेंगल की हमारे पास अगर एरिया निकालेंगे तो फर्स्ट मल्टीप्लाई f इंटू f(a) प्लस h मल्टीप्लाई f(c). f(a) तो a पॉइंट है, लेकिन जो c पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी a और b का मिड पॉइंट। तो c की जगह हम पुट कर देंगे a प्लस बी बाई 2। इसी तरह ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हम h को कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालिए हमारे पास a प्लस b बाई 2 आ गया। अगर आप इसको पॉइंट वाली फॉर्म में देखो तो आपके पास कैसे वाले पॉइंट आ रहे हैं? x एक्सिस पर। ये तो हमने समझने के लिए x4 मिड पॉइंट निकाला था क्योंकि हमने x2 पहले यूज़ कर लिया था। अगर हम एक लाइन में पॉइंट्स लें x वाले तो हम कह सकते हैं ये 3 पॉइंट्स, अगर हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है उसमें 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, हम जनरली अगर कंसीडर करें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? x1 या x0 है, यहाँ पर डिफाइन है हमारे पास नॉट से डिफाइन है, a0 वाला पॉइंट है, ये x0 वाला पॉइंट है, x0 पॉइंट है, x1 पॉइंट है, और ये x2 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स से हमारे पास कितनी रेक्टेंगल बन सकते हैं? 2 रेक्टेंगल बन सकती हैं। जितने पॉइंट्स होंगे उससे एक कम रेक्टेंगल बनेगी। इस पे एक रेक्टेंगल बन गई, इस पर थोड़ी शेप चेंज कर लेते ताकि हमें क्लियर हो जाए। अगर 3 पॉइंट्स हैं तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बन गए। तो क्या आ रहा है?
ए पॉइंट जो था वो एक्स नॉट वाला फर्स्ट वाला पॉइंट था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हम बस तरतीब कर लेते हैं कि पहला पॉइंट को एक्स नॉट कह देते हैं, उससे बाद जो पॉइंट आ रहा है वो एक्स वन आ जाता है, उससे बाद जो पॉइंट हो रहा है वो एक्स टू आ जाता है। ये तो हमने प्रूफ करने के लिए किया ना, प्रूफ करने के लिए हमने ए प्लस बी बाई टू आ गया। अगर आप देखो तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, उससे बड़ा पॉइंट ये बीच वाला है, तो अगर ये एक्स वन है तो ये उससे नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स वन से बड़ा एक्स फोर है, एक्स फोर से बड़ा एक्स सेवन है। तो हम उसको सिर्फ फोर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो हम फंक्शन वाली मतलब सिंपल वाली फॉर्म में फॉर्मूला ड्राइव करने वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो एक्स नॉट है, दूसरा एक्स वन है, तीसरा एक्स टू है। तो इसको अगर हम लिखें तो हमारे पास ये आ जाता है ए पॉइंट और उससे नेक्स्ट पॉइंट यानी एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट अगर हम स्टार्ट पे ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो ले लेंगे, प्लस एफ ऑफ एक्स वन। ये ड्राइव हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला रेक्टेंगल रूल का सिंपल वर्ड्स में। इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हम 0 से लेके n माइनस यानी हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स है तो हमने कहाँ तक लिए थे, ये जो हम ले रहे थे हमारे पास थे 0 1 2 तक पॉइंट थे, लेकिन फॉर्मूला में हमारे पास कहाँ तक आया 1 पॉइंट तक। लास्ट वाला पॉइंट हमने नहीं लेना। तो हमारे पास इंटीग्रल वाला फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, h मल्टीप्लाई हो रहा है, सम हो रहा है पॉइंट्स का। पॉइंट्स कैसे हैं हमारे पास, r0 से n माइनस वन तक। n माइनस वन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास x2 तक पॉइंट है तो हमने x1 तक वाले को सम करना है, वेयर a इज़ लोअर लिमिट, b इज़ अपर लिमिट इंटीग्रल की, और n इज़ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितने थे वो हमारे पास n के, हमारे पास जो पॉइंट्स हमेशा नंबर ऑफ रेक्टेंगल से एक ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास n पॉइंट है तो रेक्टेंगल n माइनस वन बनेंगे। तो ये हमारे पास है ए नॉट से लेके ए एन तक पॉइंट्स है, आपकी मर्जी है इसको स्मॉल ए ले लो, क्या ये स्मॉल ए ही बेटर है, आप स्मॉल ए ले लो, स्मॉल ए वन स्मॉल ए टू, जैसे मैंने स्मॉल एक्स ए लिया है वैसे आप पॉइंट्स के नाम कुछ भी दे सकते हो। ये आपके पास एक्स के पॉइंट है, उससे आपको एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स ए नॉट आ जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ए वन आ जाएगा, उससे नेक्स्ट ए टू आ जाएगा। तो जितने आपके पास पॉइंट्स होंगे वो आपने उससे एक कम यानी ए एन तक पॉइंट है तो आपने ए एन माइनस वन तक रख के फंक्शन में पुट करके आपने आंसर निकाल लेने और उसके बाद वो अपने फॉर्मूले में पुट करना। यही है जो हमारे पास ट्रेपेजियम रेक्टेंगुलर रूल है। इससे जो रिलेटेड हैं एग्जांपल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर